बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो 8th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हमने 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, उसके हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पहला चैप्टर। अब जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसके भी हम एक टॉपिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक हैं वो कवर करेंगे। हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है कि किस तरह से मतलब जो कंपनी है, एक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में किस लिए आती है, व्यापार के लिए आती है, वो किस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार करती है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। ये वाला हम चैप्टर पढ़ रहे थे। जो मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इससे पहले पहली वाली वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो हमने ये देखा था कि जो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो उससे पहले इंडिया के हालात कैसे थे। ब्रिटिशर्स मतलब जो शुरुआत में जो ब्रिटिशर्स आए तो सिचुएशन कैसी हुई या किस तरह से उनको परमिशन मिली आने के लिए, इस तरह से हम काफ़ी कुछ, और ये भी हमने पढ़ा था कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम वो पहले वाले टॉपिक में कवर कर चुके थे। आज से हम इसका एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे नया, क्योंकि हमने जो लास्ट पढ़ा था वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था और उसमें हमने पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब देखते हैं जो ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। ईस्ट यहाँ सिर्फ देखो कंट्री के लिए ही यूज़ नहीं हुआ कि सिर्फ इंडिया के लिए ही ये ईस्ट यूज़ हुआ। यहाँ ईस्ट से मतलब है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब सॉरी, ईस्ट से मतलब है जो ईस्ट के कंट्री, जैसे भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इधर ये चीन, जापान, इधर जो ईस्ट की तरफ आ रहे हैं ना, उन कंट्रियों की बात हो रही है आपका। यहाँ सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही कि इंडिया तो था ही ईस्ट में, लेकिन इंडिया के अलावा जापान वगैरह हो गया आपका, जो इंडोनेशिया हो गया आपका, श्रीलंका हो गया या भारत हो गया, तो ये सारे कंट्रियों में जो पूर्व के लोग जो थे, सॉरी ईस्ट की तरफ आने लगे थे वेस्ट के लोग। तो वेस्ट में जैसे वेस्ट की कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जैसे आपके इंग्लैंड से आए थे, आपके जो डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगीज़ आए थे, ये सारे लोग जो आए थे तो वो यहाँ क्यों आए थे? वो बिजनेस के लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। तो किस तरह से आए थे, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्रियाँ कहाँ लगाई थी, किस पर्पज़ से आए थे, आखिर में फिर बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था। तो आप यहाँ एक बार ये मैप को देखो, एक बार अच्छे से देखो। यहाँ आप देख रहे हो आइसलैंड देख रहे हो, यहीं इसके आसपास आपको ऊपर जो डच आ जाएगा आपका, पुर्तगाल भी आ जाएगा, फ्रेंच भी आ जाएगा इधर ही। तो सारे देखोगे यहीं पे मतलब आपके ये जो कंपनियां थी, फॉरेन कंपनियां जो इंडिया में बिजनेस के लिए आई थी, वो सारी यहाँ मिल जाएंगी आपको। वो क्या करती थी, ये इधर से आती थी। जैसे आपको ये देखो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये रास्ते दिख रहे हैं, ये आपका अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है। यहाँ से होते हुए, यहाँ से स्टार्ट होके ये इस तरह से इधर कैलिकट जो बंदरगाह है इधर, यहाँ से एंट्री करते थे और कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे कि जो सबसे पहले जो पुर्तगीज आए थे, जो आपने देखा होगा वो वास्को डी गामा आए थे, वो इधर से ही आपके आए थे और यहाँ केप ऑफ गुड, एक मिनट, केप ऑफ गुड होप से आकर इधर। तो यहाँ जब वो एंट्री करते हैं तो आप देखोगे ये समुद्री मार्ग खोज लिया गया है। देखो पहले बिजनेस होता था चीन के रास्ते से, ठीक है, लेकिन चीन ने क्या किया, वहाँ पर रोक लगा दी, उसको बंद कर दिया उस रास्ते को। तो अब एक नया जो है रास्ता खोजा गया था, वो रास्ता कौन सा था आपका, वो आपका खोजा गया था समुद्री मार्ग। तो वो समुद्री मार्ग आपका इस तरह से जाता था। तो यहाँ से आप देख रहे हो मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता हो गया, इस तरह से यहाँ से ये सारी जो कंपनियाँ इधर होके यहाँ से और यहाँ तक पहुँचती हैं आपकी ये कंपनियाँ। तो हम ये देखेंगे कि जो ईस्ट में पूर्व में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह से आई, उनको परमिशन कैसे मिली, मतलब किसने दी, यहाँ किस तरह से आई, कैसे खुद को इस्टेब्लिश किया, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले इस टॉपिक में। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जैसे मान लो अब किसी कंट्री की, जैसे मान लो हमारी कंपनी की कोई कंपनी, हमारे कंट्री की कोई कंपनी कहीं और बिजनेस के लिए जा रही है और यहाँ के मतलब एक तरह से आप अगर यहाँ जो कहते हैं ना कि मतलब राजतंत्र वगैरह हो, जिस तरह से सिस्टम हो, तो आप क्या है वहाँ की उससे परमिशन लोगे कि मुझे बाहर जाके फैक्ट्री वगैरह लगानी है, मतलब
कंपनी बिजनेस करना है तो परमिशन आपको लेना पड़ेगा। तो इसी तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने एक चार्टर के तहत मतलब परमिशन मांगी थी वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, जो वहाँ से उन्हें परमिशन मिल गई थी 1600 में कि आप वहाँ जाके ईस्ट के कंट्रियों में जाके क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमिशन तो मांगी थी लेकिन उन्होंने ये और एकाधिकार पा लिया था कि महारानी से कहा था कि हमारे अलावा मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी ईस्ट की तरफ बिजनेस के लिए नहीं आएगी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, ताकि जो बिजनेस में उनका एकाधिकार रहे, व्यापार में उनका एकाधिकार रहे, उनसे उनको कंपटीशन ना करना पड़े। मतलब अब उन्होंने अपने देश के वो उनको तो रोक लिया, लेकिन अदर कंट्रियों के उनके कंपनियों के कहाँ से रोकेंगे, वो फ्रांसीसी को कैसे रोकेंगे, डच को कैसे रोकेंगे, बाकी का आपका जो पुर्तगाली इन्हें कैसे रोकेंगे। तो एक्चुअल में वहाँ से तो उनका चलो अपने देश से तो कंपटीशन ख़त्म कर लिया, फिर इनसे उनका क्या है कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और ये किस तरह से चला, ये लोग क्या करते थे, एक बार हम थोड़ा सा वर्बली वैसे समझ लेते हैं। तो एक्चुअल में ये यहाँ शुरुआत में देखो बिजनेस के लिए आए थे, तो जब पहले क्या होता था, पहले बिजनेस करते थे तो यहाँ से ये चीज़ें लेके जाते थे और वहाँ मतलब जो आपके अरब कंट्री हो गए या इधर यूरोप में, इनमें वो आपका क्या कर रहे, चीज़ें जो आपके मसाले हो गए, आपके क्लॉथ वगैरह हो गए, यहाँ से लेके जाते थे, वहाँ 10 गुना या इतने में वो उनको क्या है बेच रहे थे, मतलब जिस तरह से आप बिजनेस कर रहे थे। लेकिन आप सोचो जब आपके कंपटीशन में कोई दूसरी कंपनी खड़ी हो जाए, मतलब उसको भी उसी चीज़ की डिमांड हो, मतलब वही चीज़ चाहिए, वही मसाले और वही चाहिए, और जब आपके पास चॉइस है कि आपके पास आपकी चीज़ को खरीदने वाले और भी लोग हैं, तो आप डिमांड ज़्यादा की करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चीज़ की वैल्यू है और वो आप उसके पैसे बढ़ा दोगे। तो उससे क्या हुआ कि जब ये बहुत सारी कंपनियां जब आने लगी ये इन्हीं चीज़ों के लिए, तो इंडियंस का क्या हुआ, उन चीज़ों की वैल्यू बढ़ने लगी, दाम बढ़ने लगी। अब क्या हुआ, जो कंपटीशन हो गया आपस में, इनमें प्रतिस्पर्धा होने लगा। अब जहाँ उन लोगों को 10 गुना जो बेनिफिट हो रहा था उन चीज़ का, अब वहाँ उसका कम हो रहा था, आधा हो रहा था, एक लगा लो 5 गुना होना लगा, और उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही थी इन सारी चीज़ों में। अब क्या होगा, ये जो कंपनियां हैं आपस में लड़ेंगी। अब आपस में इनका लड़ने का मेन पॉइंट क्या होगा, क्योंकि अब पैसे से तो बिजनेस देखो हो रहा, लेकिन यहाँ क्या आपका पैसे से नहीं होगा, एक तरह से शस्त्र से आपका जो बिजनेस चलेगा। कैसे कि ये कंपनियां क्या कर रही थी, कहाँ से ये बिजनेस कर रही हैं, आपने देखा समुद्री रास्ते से ये बिजनेस कर रही हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके जा रही हैं, इनका पे कौन सा, समुद्री पे। तो वो ये क्या करती थी, जो भी कंपनी अपना यहाँ से जो भी जहाज जाता था उनको रास्ते में डुबो देती थी। अब सोचो, जिसकी जल सेना अच्छी है, जल आर्मी जो आपकी वाटर आर्मी अगर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियस सी बात है आप सरवाइव कर जाओगे। तो ये आपस में इन्होंने जो कंपनियां हैं, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पुर्तगीज हो गए, इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। लास्ट में आखिर में इनका कंक्लूजन जो निकल रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे सबसे जीत गई। यहाँ की जो वाटर आर्मी थी वो अच्छी थी, और उसके बाद क्या हुआ, उनका यहाँ पे बिजनेस पे एकाधिकार हो गया, और धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार स्टार्ट कर दिया था। अब उन्होंने ये कैसे किया, ये सारा इस टॉपिक में कवर करना है। सीधा आपको इतना देखना है कि यहाँ पर मतलब जो जिसकी वाटर आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने यहाँ पर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया था। यहाँ उन्होंने अपनी टेरिटरी बना ली थी, अपने किलेबंदी करना शुरू कर दिया था इस तरह से। तो किलेबंदी करेंगे तो यहाँ के राजाओं को भी प्रॉब्लम होगी, उनको क्या प्रॉब्लम हुई, किस तरह से, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, मतलब पूर्व के जो कंट्री थे उनसे व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की ओर से व्यापारिक कंपनियां इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं करेंगी, कि मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके अलावा जो इंग्लैंड की कोई और दूसरी कंपनी उससे होड़ नहीं करेगी, मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर के इन इलाकों को खंगालने मतलब ढूंढने लगी बिजनेस के लिए, मतलब एक तरह से वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदती। ये लोग क्या करते थे, यहाँ सस्ती कीमतों पे चीज़ें मिल जाती थी, काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर, तो वहाँ से वो खरीदते थे और यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचते थे। कंपनियों को दूसरी अंग्रेजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको दूसरी जो अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी थी उस पर तो कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एकाधिकार मिल चुका है, महारानी एलिजाबेथ ने उनको परमिशन दे दी है, तो वहाँ से तो कोई आएगा नहीं, लेकिन बाकियों से तो थी।
उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। मतलब उस टाइम पीरियड में अगर उन्हें मुनाफा कमाना था तो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन से बच के ही वो क्या कर सकती थी, मुनाफा मतलब फायदा कमा सकती थी। मुनाफे का मीनिंग क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, अगर कोई प्रतिस्पर्धी ना हो तभी से सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अगर कोई उनका कंपटीशन में खड़ा ही नहीं होगा, सिर्फ वो अकेले ही होंगे उस चीज़ को खरीदने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी मर्जी से दाम लगाएंगे, रेट लगाएंगे और उसी हिसाब से वो क्या है, बिजनेस करेंगे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। कि मतलब इसने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार तो दे दिया, और हालांकि वहाँ की जो इंग्लैंड की कंपनियां थी उनको तो रोक लिया, लेकिन ये दूसरी जो यूरोपीय ताकत थी, जैसे आपके डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, पुर्तगीज हो गए, उनको कैसे रोकेगी? उनको तो नहीं रोक सकती, उन पे तो इनका कंट्रोल है नहीं। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट तक को छू पाते, केप ऑफ गुड से होकर चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए, अब तक पुर्तगीज ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। देखो, जब तक जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंचती तब तक क्या हुआ, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए पुर्तगाल के जो पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। किसने? आपके पुर्तगालियों ने। यहाँ से देखो, जब तक जो आपके ब्रिटिशर्स यहाँ पहुँचते उससे पहले ही पुर्तगीज यहाँ से आए, ये डॉट डॉट दिख रहा है ना आपको, और यहाँ से होते हुए आपके ये पश्चिम की तरफ, सॉरी इधर से आपके गोवा के यहाँ से एंटर किया उन्होंने, और ये इंडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। देखो, जो पुर्तगाली हैं, पुर्तगीज़ हैं, वो सबसे पहले इंडिया में आएंगे, सबसे लास्ट में इंडिया में जाएंगे। एक स्टोरी के थ्रू कहा जाता है, मतलब एक उसके बेस पे, कि जो पुर्तगाली थे उन्होंने जो गोवा था, शुरुआत में यहाँ गोवा पे ही आए थे और यहाँ पर उनका काफ़ी टाइम तक कब्जा रहा था, लास्ट टाइम तक वो यहीं पर रहे थे। तो यहाँ गोवा को उन्होंने, कहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स से जब पहले क्या है संधियाँ वगैरह होती थी तो एरिया दे देते थे, सोचो इंडिया का ही एरिया, और इसको गोवा को क्या है, एक तरह से कहते हैं कि जो पुर्तगाली हैं ब्रिटिशर्स को, किसी वायसराय वगैरह रहा होगा जो भी, उसको दहेज में दे देता है वो। सोचो पार्ट इंडिया का पुर्तगाली इनको ब्रिटिशर्स को दहेज में देता है, मतलब इस तरह से कुछ है स्टोरी। बाकी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताते हैं, है ना। तो यहाँ से मतलब इंग्लैंड वाले पहुँच पाते, उससे पहले किन्होंने उपस्थिति दर्ज करा दी, यहाँ पे पुर्तगीज ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, मतलब सबसे पहले वो पहुँच गए थे। अब वो भी ऐसे घूमने तो नहीं आए थे, वो भी बिजनेस करने आए थे, तो उनको भी मतलब बिजनेस करना था, उन्हें भी सस्ती चीज़ें खरीद करके वहाँ पर पहुँचना था। और जो ये केप ऑफ गुड होप से चक्कर लगाना था, अफ्रीका से होकर के जब हिंद महासागर पार करके उनको वहाँ पर पहुँचना होता था। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। मैंने कहा था ना कि उस शुरुआत उन्होंने गोवा से की थी। गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी, देखो ये पूरा जो है इम्पोर्टेंट मतलब पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर आप पूरा अंडरलाइन कर लें। आपको एक एक मतलब वन लाइनर में क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहले जो कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, कहाँ आए थे, सबसे पहले गोवा में उन्होंने सबसे पहले अपना वो बनाया, कौन आया था, वास्को डी गामा आया था, कब मतलब जो समुद्री वे की खोज करी थी, रास्ते की खोज करी थी, तो 1498 में की थी। तो इस तरह से आपके देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए एक ही पैराग्राफ से। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने, पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का क्या है पता लगाया। कि भारत तक पहुंचने का जो समुद्री मार्ग है सबसे पहले किसने पता लगाया था? आपके वास्को डी गामा ने। कहाँ के थे ये? पुर्तगाल के थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर आ गए। अब पुर्तगाल के बाद जो है 17वीं शताब्दी तक जो कौन है, डच भी आपके आ गए थे हिंद महासागर में, व्यापार की संभावना तलाशने, मतलब ये भी बिजनेस के लिए आए थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए, मतलब कुछ थोड़े टाइम बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी। अब देख रहे हो आप, एक साथ ही सब लोग से आ रहे हैं और दूसरा ये एक ही चीज़ की डिमांड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें इन सारी पावर्स में, शक्तियों में क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा।
समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें खरीदने जाती थी। अब प्रॉब्लम ये थी बिज़नेस की, अगर देखो बिज़नेस में अगर हर किसी को अलग-अलग चीज़ चाहिए होती थी तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, तब तो चलो ठीक है उनकी डिमांड पूरी की जाती। लेकिन जब आपको एक ही नीड है, एक चीज़ है, कम है, लोग हैं ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वैल्यू वैसे बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी और उससे क्या और ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि एक ही चीज़ खरीदना चाहते थे सारी कंपनियां। यूरोप में भारत के बने हुए जो बारीक सूती कपड़े रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। जो यूरोपियन कंट्री थी उनमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी भारत के बाज़ारों में जो बने हुए यहाँ का जो सूती कपड़ा होता था, बहुत बारीक जो होता था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, वो बहुत अच्छा होता था। और एक यहाँ का मलमल जिसे हम पहले क्या कहते थे, ढाका की मलमल जो थी वो वर्ल्ड फेमस थी। जो ढाका है आज के टाइम में, जो ढाका है आपका बांग्लादेश की राजधानी है, तो यहाँ की जो मलमल थी वो वर्ल्ड फेमस थी, इतनी अच्छी होती थी। जैसे कहा जाता है जैसे कि एक रिंग फिंगर होती है ना, सॉरी रिंग, उसमें से आप एक साड़ी को बाहर निकाल सकते थे। मतलब जैसे आप, एक मिनट होल्ड करिए। हाँ जी, जैसे आपकी ये रिंग है तो इसके अंदर से अगर मैं एक साड़ी डालूं, पूरी साड़ी, और वो उसको इस तरह से बाहर निकाल देंगे, मतलब एक तरह से इस तरह से क्या था कि इतनी अच्छी मतलब मलमल होती थी, इतनी सॉफ्ट होती थी, मतलब वो इकट्ठा होके बहुत हल्की हो जाती थी, मतलब हल्की होती थी। और हालांकि कपड़ा वही होगा, साइज होगा, लेकिन एक साड़ी में से मतलब आप जो अंगूठी है उसमें से पूरी साड़ी को बाहर निकाल सकते थे, इतनी अच्छी होती थी वहाँ की मलमल। ऑब्वियस सी बात है अब ऐसी चीज़ें होंगी तो हर कोई चाहेगा। तो इंडिया की ये चीज़ें बहुत फेमस थी, यहाँ के जो स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह हैं, वो भी बहुत फेमस थे, वर्ल्ड फेमस थे। तो हर कोई इन दोनों चीज़ों की डिमांड करता था, मतलब हर कंपनी, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे वो डच हो, चाहे पुर्तगीज़ हो, सब यही डिमांड कर रहे थे। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी ज़बरदस्त मांग रखती थी। मतलब इन सारे जो कपड़े के अलावा ये सारे मसाले थे, इनकी भी ज़्यादा डिमांड थी। यूरोपियन कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जब ये यूरोपीय बाजारों में इनकी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो भारतीय मार्केट में इनकी जो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। उनसे मिलने वाला मुनाफा क्या है, अब गिरने लगा था। जो इनसे बेनिफिट मिल रहा था इन कंपनियों को, इन जो चीज़ों से, अब वो कम गिरने लगा, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो अब जो गैप है मुनाफे का, जैसे मान लो कोई चीज़ है, पहले यहाँ से पुर्तगाली उसे खरीद रहे थे एक तरह से 10 रुपये का, सॉरी ब्रिटिशर्स जो भी हैं खरीद रहे 10 रुपये के, और इसे 20 रुपये में जाके बेच रहे थे। अब क्या हुआ कि वो 20 रुपये में जो बेच रहे थे, अब उन्हें 10 रुपये का क्या है, फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, मतलब काट पीट के भी अगर आप लगा लो, जो भी इनका अप्रॉक्सीमेट 2-3 रुपये का खर्चा आ गया, तो चलो 8 रुपये लगा लो, बेनिफिट हो रहा था 8 रुपये का। अब क्या हुआ, वही चीज़ जो पहले 10 रुपये की थी, अब उसकी कीमत हो गई 15 रुपये, 16 लगा लो। अब इसमें क्या हुआ कि वो उसको हालांकि 20 में ही बेच रहा है, या आप 22 भी लगा लो, मतलब 20 वो बेच रहा है इसको, तो अब उसको जैसे 2 रुपये और आप घटा दो इसमें से, मतलब ठीक है, तो आपके 16 ये गए, ठीक है, 2 रुपये आप वो लगा लो जो आपके वो खर्चे वाले हो गए। अब वो 4 या 5 रुपये उस तरह से उसको बेनिफिट हो रहा है, मतलब एक तरह से। तो आप सोच रहे हो कि अब जो गैप है, मतलब उन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। मतलब जो आप एक तरह से कह सकते हैं मुनाफे के बीच का गैप बढ़ने लगा, क्योंकि उनको अब इतना बेनिफिट होने नहीं लगा था, कंपटीशन बढ़ गया था। अब इन जो व्यापारिक कंपनियों ने फलने फूलने का यही एक रास्ता निकाला कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर देंगी। अब इन कंपनियों ने सोचा कि ऐसे तो हमें फ़ायदा होगा नहीं, अब हम क्या करें, जो हमारे कंपटीशन में जो कंपनी खड़ी हुई है उसको गिरा दें, मतलब हरा दें एक तरह से, और हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तभी हम फल फूल सकते हैं, तभी हम मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा तो हम बेनिफिट ले लेंगे। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। अब क्या होने लगा, व्यापारिक कंपनियों में झगड़ा होने लग गया, लड़ाई होना शुरू हो गई, जो मैंने आपको बताया था। अब ये लड़ाई कहाँ होगी, यहाँ तो होगी नहीं, समुद्री रास्ते में होगी। भाई तुम लेके चलो सामान, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे। जो लेके निकलता था डच जा रहा है तो फ्रांसीसी उसको डुबा दे रहा है, या ब्रिटिशर्स उसको डुबा रहे हैं, ब्रिटिशर्स जा रहे तो पुर्तगाली डुबा रहे हैं, या डच डुबा रहे हैं। इस तरह से आपस में वो क्या है, एक दूसरे के जहाज डुबो रहे थे पानी में।
क्योंकि उन्हें पता माल डूबेगा, इनका नुकसान होगा इनका। तो जो जिनकी वाटर आर्मी थी वो सरवाइव कर गए थे। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता था तो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को क्या करती थी, डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी, माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी, आगे नहीं जाने देती। और यह व्यापार जो था, अब ये व्यापार जो था ये हथियारों के ऊपर हो रहा था, मतलब पैसों से नहीं हो रहा था, यह हथियारों की मदद से चल रहा था। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षा रखा गया। अब इन्होंने क्या है, जब देखो आपको हथियारों से चलाएंगे तो आपको ऐसी चौकियां भी बनानी पड़ेंगी जहां आपके आर्मी हो, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से चौकियां बनाने लगी। अब ये चौकियों की जब इन्होंने किलेबंदी स्टार्ट करी, किलेबंदी मतलब उसकी बाउंड्री सेफ्टी के पर्पज से, तो उससे क्या हुआ, अब इंडियंस को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी बस्तियों के किलेबंदी और व्यापार में मुनाफा कमाने की कोशिश के कारण जो स्थानीय शासक थे, जो इंडिया के जो शासक थे, उनमें टकराव होने लगे। मान लो तुम्हारे घर में ही आके कोई तुम्हारे घर के आके और वहाँ किलेबंदी कर ले कि भाई तुम्हारे घर में ही किलेबंदी करूंगी, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? भाई क्यों करोगे भाई, तुम मेरे घर में, तुम जाओ अपने घर में, वहाँ जाके किलेबंदी करो। लेकिन नहीं, वो तो हमारे यहाँ करेंगे किलेबंदी। प्रॉब्लम तो होगी, टकराव होगे, झगड़ा होगा कि भाई तुम मेरे घर में कैसे कर सकते हो, तो अब हमारे कंट्री में आके किलेबंदी करेंगे, तो भाई इतना तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के मुकाबले मुश्किल होता जा रहा था। अब आइए आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो गई। अब ये जो बिजनेस था और राजनीति, उस दूसरी, इनको एक अलग तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अब उसमें पॉलिटिक्स आ गई ना, क्योंकि आप चौकी किलेबंदी कर रहे हो, एक तरह से अपना साम्राज्य विस्तारित तो कर रहे हो, एक तरह से ये चीज़ें कर रहे हो, मतलब वहाँ की चीज़ों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया उन्होंने कि भाई हाँ हम ही बिजनेस करेंगे, यहाँ पे हम ही व्यापार करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है। तो अब वो चाह के भी मतलब उससे अलग नहीं हो सकते थे। किससे अलग नहीं हो सकते थे? साम्राज्य से, मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स से, राजनीति से। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो शुरुआत कहाँ करती है, सबसे पहले कहाँ पर आती है, कहाँ पर फैक्ट्री लगाती है, फिर कैसे कैसे वो अपना विस्तार करती है, कैसे कैसे उसको फैलाती है, आइए देखते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर में बहुत बार पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। देखो फैक्ट्री क्या होती है, एक तरह से कोई ऐसे नहीं कि फैक्ट्री लगा दी और वहाँ पे आके लोग काम करने लगे। फैक्ट्री से मतलब यहाँ वो बिजनेस के लिए आए थे, और जो बिजनेस के लिए जो आते थे, ये जो मर्चेंट्स वगैरह थे, व्यापारी वगैरह, उनको फैक्टर कहा जाता था। और उनके द्वारा जो स्थापित एक चौकी बनाई गई थी, या इस तरह से एक एरिया जो बनाया गया जहाँ से वो अपने बिजनेस को वो टैकल कर रहे थे, मतलब जिस तरह से डील कर रहे थे, तो उस जगह को उन्होंने क्या है, फैक्ट्री कह दिया। तो ये पहली इंग्लिश फैक्ट्री, मतलब एक चौकी उन्होंने जो कहाँ बनाई थी, वो 1651 में हुगली नदी के किनारे बनाई थी आपकी। ठीक है, कंपनी से व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे, मतलब जो कंपनी के व्यापारी थे यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था, क्योंकि जो व्यापारी थे उनको क्या कहा जाता था, फैक्टर। और उनके जो वेयर हाउस थे, वेयर हाउस मतलब जहाँ से वो चीज़ों को खरीदने बेचने का काम करते थे, उसी को वेयर हाउस कहा जाता था। वेयर हाउस होता था तो जहाँ से निर्यात वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, मतलब जो भेजी जाती, उन जो निर्यात करनी है, मतलब जो चीज़ें भेजनी है, उनको स्टोर किया जाता था, जमा किया जाता था। और यहीं से उसके दफ्तर थे, जिसमें कंपनी के अफसर जो है यहाँ पर क्या है, बैठते थे, जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो भी यहीं पर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलता गया, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। अब जैसे जैसे उनका बिजनेस फैला, उन्होंने क्या किया, जो मतलब सौदागर होते थे, जिनके साथ वो डील करते थे, जहाँ से वो चीज़ें लेते थे, और जो व्यापारी थे, उनको ही उन्होंने उस फैक्ट्री के आसपास, जहाँ वो रह रहे थे, उनके आसपास उन्होंने उनको बसने के लिए प्रेरित किया कि भाई वहीं आसपास रहें, जिससे उनको ज़्यादा दूर जाना ना पड़े। तो 1696 तक क्या हुआ, कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ अपना क्या है, किला बनाना शुरू कर दिया, ताकि मतलब अपनी एक फैक्ट्री, एक मतलब पूरी तरह से उसकी घेरेबंदी कर ली थी, किला बनाना शुरू कर लिया। 2 साल बाद क्या हुआ, उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर, कि जो मुगल अफसर होते थे, अब देखो उस टाइम में क्या होते, पैसे की बहुत पावर थी और फूट, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, फूट डालो और राज करो, और दूसरा आप पैसे दे करके करो। तो पहले क्या हुआ, मुगलों को वो रिश्वत दे करके उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो 3 गांव थी उनकी ज़मींदारी खरीद ली। ज़मींदारी मतलब
कि अब यहाँ पर मतलब 3 गांव उन्होंने देख लिया कि इन 3 गांव पे ज़मींदारी हमारी है, हम मतलब यहाँ से जो भी पैदावार होगी उससे जो भी रेवेन्यू आएगा, मतलब जो भी मतलब लगान वगैरह आएगा उस पर हमारा अधिकार होगा। उन्होंने एक बार इकट्ठे पैसे दे दिए कि इतने पैसे आप ले लो और यहाँ पर मतलब इन 3 गाँव से जो रेवेन्यू आएगा वो हमारा होगा। उन्होंने जो भी है टाइम फिक्स किया होगा, जैसे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी है। अब ये जो उन्होंने ज़मींदारी जो है खरीद ली, इसमें एक गांव तो क्या था आपका कलिकत्ता था, जो आज के टाइम का जिसे हम कलकत्ता कहते हैं बंगाल की तरफ, अब उसे हम कोलकाता कहते हैं। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी कर दे। पहले क्या होता था कि जो अब कंपनी आती थी तो वो टैक्स पे करती थी। अब जैसे मान लो आप एक स्टेट से दिल्ली से बाहर जैसे मान लो किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स पे कर रहे हो ना, चुंगी पे बीच में जो टोल प्लाजा आएगा तो पे कर रहे हो कि हम आपके स्टेट में एंटर कर रहे हैं, तो आपने पे किया। मतलब आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो आपने देखा होगा आप ट्रक वगैरह अगर कुछ है तो वो उसके लिए पे करेगा, मतलब एक तरह से चुकाएगा आपको। तो ऐसे ही जो कंपनी के यहाँ पर कंपनी जो है बिजनेस के लिए आती थी तो उसको टैक्स पे करना पड़ता था, मतलब चुकाना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। तो अब जो क्या हुआ कि मुगल सम्राट जो औरंगजेब था उससे इस बात के लिए जो अंग्रेज़ों ने तैयार कर लिया या एक तरह से मना लिया कि ये फरमान जारी कर दिया कि हमें ऐसा फरमान एक लिख के दे दें यहाँ का राजा इंडिया का, क्योंकि उस टाइम औरंगजेब था, दिल्ली सबसे मेन माना जाता था उस टाइम पे औरंगजेब का था कि हमें एक फरमान पे लिख के दे दो कि हमारे यहाँ पर कोई मतलब शुल्क नहीं चुकाएंगे, हम फ्री हैं। अब सोचो जब वो फ्री हो जाएंगे तो चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी ना, क्योंकि वो उसका खर्चा उसमें ऐड नहीं करेंगे तो उससे चीज़ें और सस्ती हो जाएंगी, लोग और ज़्यादा उनका जो खरीदेंगे। एक चीज़ उन्होंने कम कर दी। लेकिन आप देखोगे ये जो लालच मिला था ना, उन्हें आदेश दिया, जो फरमान मिला कि भाई बिना उसके पे करने के, धीरे धीरे आप देखोगे वो कैसे इंडिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करते चले जाते। कहते हैं ना उंगली पकड़ते पकड़ते वो पूरा पौंछा पकड़ने वाले हैं अब आपका। तो फरमान जारी कर दिया। फरमान होता है एक शाही आदेश को हम फरमान कहते हैं। कहते थे ना पहले राजा की राजा का ये फरमान है, फरमान मतलब आदेश है। तो राजा ने भाई औरंगजेब से मांगा और औरंगजेब ने परमिशन दे दी, फरमान दे दिया। कंपनी सबसे बड़ी गलती थी ये। कहते हैं ना कि जो सबसे बड़ी जो बिग मिस्टेक थी, पहली बात तो इनको परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए थी इंडिया में बिजनेस के लिए, और दूसरी सबसे बड़ी कि उनको फ्री बिजनेस करने के लिए और उनको ये मतलब मिल गया था, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो अदरवाइज ये पहले ही अगर ये परमिशन नहीं मिलती तो आज मतलब हम इंडियंस के इतने साल गुलाम नहीं रहते। अब जो हो गया सो हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने लगी। रियायतें मतलब अब कंपनी को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे बेनिफिट मिलता जाए बस लेती चली गई कंपनी। और अब उन्हें समझ में भी आ गया कि कैसे इंडियंस को टैकल करना है, कैसे राजाओं को यहाँ के जो उनको डील करना है। पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें छूट नहीं। अब आपने देखा है कि वो जो औरंगजेब ने फरमान दिया था वो सिर्फ कंपनी को दिया था कि भाई कंपनी से रिलेटेड जो भी बिजनेस होगा उसमें वो उनका शुल्क फ्री है। लेकिन क्या किया, जो कंपनी के जो अफसर होते थे वो खुद का अपना पर्सनल बिजनेस भी करते थे और वो उस फरमान का यूज़ वहाँ करने लगे थे, मतलब उसका मिस यूज़ करने लगे थे। वो निजी तौर पर भी इस फरमान का इसमें छूट लेने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया था उन्होंने। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्होंने यह छूट नहीं मिलती थी, मतलब नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बाद में जो बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब वहाँ पर क्या है, राजस्व वसूली बहुत कम हो गई क्योंकि वहाँ पैसे आने का एक जरिया भी तो होना चाहिए, तो टोल भी तो एक जरिया ही तो था मुनाफे का। तो ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। अब वहाँ का जो नवाब था, देखो हमने क्या कहा कि जो ये इन लोगों ने पावर शुरू कर दी थी, अब ये तब की बात नहीं हो रही, आप कह रहे हैं मैडम औरंगजेब की कह रही थी, तो वो तो औरंगजेब ने तब फरमान दिया। अब वो चलता आ रहा था वो फरमान, जब औरंगजेब चला गया उसके उत्तराधिकारी जो कमज़ोर आए, उसके बाद आपने देखा जो इन्होंने अपनी पावर्स दिखाना शुरू कर दी, क्षेत्रीय पावर्स इन नवाबों ने। तो ये नवाब जो थे अब इनको उसकी दिक्कत होने लगी कि भाई तुम्हें कंपनी को दिया था ये तो राजा ने तब, और अब आप इसको कंपनी को छोड़ो अपने पर्सनल के लिए भी यूज़ कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई यार। आप उसको विरोध क्यों नहीं करते, उनको तो गुस्सा आता तो उन्होंने विरोध किया। अब भाई ये विरोध करेगा तो इसको तो क्या करेंगे, अंग्रेज हटा देंगे कि भाई तू अब विरोध कर और देख हम दूसरा लाते हैं। तो क्या करेंगे, एक कठपुतली नवाब फिर बिठा देंगे।
बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना किस तरह से होगा ये। यहाँ एक मद्रास के जहाज से सामान जो लाती स्थानीय नौकाएं दिखा रखी हैं, जो लोकल नौकाएं, ये विलियम स्प्रिंस जो द्वारा बनाए गए एक पिक्चर्स है। यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह से जो नावें हैं ये जो आपके सामान वगैरह ला रही है, ले जा रही है, मतलब ये एक बंदरगाह है यहाँ पर। यहाँ इन्होंने अपनी जो है एक कंपनी स्थापित कर ली है, तो एक तरह से ये आपको दिखा रखा है। अब है व्यापार से युद्धों तक कि कैसे ये लोग बिजनेस से और युद्धों तक पहुँच गए कि भाई अब देखो बिजनेस तो शुरू हो गया, अब युद्ध भी करना शुरू किया। क्यों युद्ध हुए, क्या वजह थी इन युद्धों की, किस तरह से इन्होंने युद्ध जीत के प्रॉपर पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं इस तरह से आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू।